वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज हम करने वाले बेटा चैप्टर 2 का पार्ट 2। ठीक है, सत्याग्रह वाला टॉपिक हमने पार्ट 1 में पूरा कवर कर लिया है। अब इसका पार्ट 2 कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ा सा टॉपिक रह गया था, वो करने वाले। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको देखने से पहले एक बार पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा क्योंकि पूरा टॉपिक सत्याग्रह वाला पूरा ही उसमें कवर हो चुका है कि सत्याग्रह क्या है, गांधी जी के क्या वो थे, आइडल्स कौन थे और कैसे कैसे इसके आधार वगैरह सब हो चुका है। अब एक टॉपिक रह रहा है, वो इसमें करेंगे। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आधार वगैरह वाला सारा जो 30 या 35 मिनट की वीडियो है उसमें पहले उसको जरूर देख लीजिएगा, उसको बाद इसको देखिए। स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट। सत्याग्रह के प्रकार। ठीक है, अभी बोल रहे हैं कि जो सत्याग्रह है हमने पूरा कर लिया है कि सत्याग्रह क्या होता है, कैसे होता है, इसके आधार क्या है, ये सब जो है। इसके अब प्रकार क्या है, कितने प्रकार का सत्याग्रह होता है, इसके टाइप्स पढ़ने हैं हमको। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा का पूरा सेपरेट इसमें आ सकता है कि कितने प्रकार होते हैं। इसके टोटल 9 प्रकार है। ठीक है, 9 प्रकार अच्छे से करेंगे। पूरा एक सेपरेट क्वेश्चन तो इसमें बन सकता है 18 मार्क्स का प्रकार के ऊपर, सत्याग्रह के प्रकार। सबसे पहला क्या है, अहिंसात्मक असहयोग। इसका पहला प्रकार और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, अहिंसात्मक असहयोग। असहयोग क्या था, हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करते, तुमने हमारे ऊपर गलत गलत कानून बना रहे हो, हमसे दुगना लगान ले रहे हो और अपनी गलत चीज़ें, अपने गलत कानून हम पे जो थोप रहे हो ना, हम उसका सहयोग नहीं करते। उसको क्या बोलेंगे, असहयोग। और वो भी अहिंसात्मक, ये नहीं मार काट मचा रहे हो, खून खराबा नहीं, तमीज से कि हम तुम्हारी चीज़ें नहीं खरीदेंगे। ये क्या करते थे, यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे। ठीक है, रॉ मटेरियल ले गए, अपने वहाँ जाके बनाया और डबल ट्रिपल दाम पे वापस यहाँ पे आके बेच रहे हैं। और हमसे कैसे खरीद रहे हैं, बिल्कुल ना के बराबर, कौड़ियों के दाम पे लेके जा रहे हैं, बिल्कुल कम से कम रेट पे, जिसमें हमारा कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, हमारा नुकसान ही हो रहा है। ज़बरदस्ती हमसे छीन के लेके जा रहे हैं, वहाँ जाके बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को, फिर यहाँ आके डबल ट्रिपल दाम पे उसको बेच रहे हैं। और हमारे को क्या वो कर रखा है कि तुम्हें खरीदना ही पड़ेगा। तो ये अब ये करेंगे असहयोग कि हम खरीद ही नहीं रहे। लोगों के अंदर एक भावना लाएंगे कि मत खरीदो। और ये चीज़ हुई थी, बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी वाली चीज़। हर रोज़ ये मान लो एक फिक्स टाइम पे एक पूरी यात्रा सी निकालते थे गलियों में से कि असहयोग आंदोलन के ऊपर यात्रा निकलती थी कि जितना भी बहिष्कार है ना इनका, विदेशी सामानों का बहिष्कार करो, जो भी इन्होंने तुमने सामान खरीदेगा ना उसको जलाओ। तो ये लोग क्या करते थे, सारे हल्ला मचाते हुए जाते थे, एक नारे जैसी मतलब पूरी निकलती झांकियाँ, झांकियाँ टाइप्स निकालते थे ऐसे। और एंड में जाके जो भी इनके, जिसके पास जो भी इनकी विदेशी वस्तुएं होती थी उसको ये जला देते थे। इस प्रकार से इन्होंने ये एक जागरूकता फैलानी स्टार्ट की कि इस प्रकार से भी हमने देश को आज़ाद करवा सकते हैं। गांधी जी ने विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के एक अन्य तरीका बताया। इन्होंने क्या बोला, इन पे तुम विजय चाह रहे हो ना अपने विरोधियों पे, तो ये क्या है, वह असहयोग है कि तुम इनको सपोर्ट मत करो। और ये एक अच्छी चीज़ कह सकते हैं क्योंकि देखो, जो तुम्हारा दुश्मन है ना उसको तुम कमज़ोर कर दो, लड़ झगड़ के नहीं, अलग अलग बहुत तरीक़ों से कर दो। तो इनका सबसे बेस्ट तरीका ये था कि उसको आर्थिक रूप से वो कर दो, क्योंकि ये इतना अमीर इसलिए क्योंकि हम इनकी चीज़ें खरीद रहे हैं, हमारा सारा पैसा इनके पास जा रहा है, हम इनको चीज़ें खरीदते हैं, इनका प्रॉफिट होता है, ये अमीर और ज़्यादा आ रहे हैं। इनका कोई भी सामान मत खरीदो क्योंकि ये अब हमसे ऐसे तो ज़बरदस्ती करेंगे, तुम खरीदने ही पड़ेंगे। दुकानें हैं इनकी, वही देशी वस्तु हैं, इनके स्कूल कॉलेजेस हैं सारे, उनमें जाओ मत, छोड़ दो इनके स्कूल कॉलेज, खुद के पर्सनल अपने राष्ट्रीय स्कूल बनवाओ ना, राष्ट्रीय कॉलेज बनवाओ। तो सामान क्या होता है, देखो बेटा, एक इंसान को जीने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। रोटी हमारे पास थी ऑलरेडी क्योंकि सारे किसान ही तो थे, भारत में सारे की खेती वाले थे, खाना इनको मिल जाता था, खाने की कोई दिक्कत नहीं थी। मकान थे, रहने की जगहें थी, क्या नहीं था, एक चीज़ थी बस कपड़ा। के कपड़े तो इन्हें इनसे खरीदने ही पड़ेंगे, इंसान को देखो पहनने के लिए कपड़ा तो चाहिए, तो कपड़े तो खरीदने पड़ ही रहे थे। और खरीदेंगे तो इनसे खरीदने पड़े थे, तो इन्होंने बनाया था चरखा कि इनसे कपड़े मत खरीदो, इनकी जो दुकानें वगैरह इन पर पूरे तरीके से बैन लगाओ। और ये जो चरखा चलाते थे ना, उससे ऐसे गोल 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 घुमाते रहते थे, उससे क्या बनता था, वो कपड़ा बन जाएगा, उस कपड़े से खादी वाला कपड़ा बनता था, मोटा कपड़ा। तो ये कि जो खादी वाला कपड़ा था ना, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा उस वक्त टाइम प्रमोट किया था। और अच्छे लगते हैं जो खादी वाले कपड़े हैं ना, मेरे भाई लोग वगैरह लाए थे, कुर्ते सुंदर लगते हैं। बस हल्का सा मोटा कपड़ा है लेकिन फिर भी अच्छा कपड़ा है, अंग्रेजों के कपड़े पहने तो अच्छा ही है, चाहे थोड़ा मोटा कपड़ा पहन लो। तो ये ऐसे इन्होंने ये वाली नारे बनाने स्टार्ट कर दिए कि देखो आज़ादी अगर आएगी तो ये चरखे से ही आएगी, तुम इस चरखे को घुमाओ, अपने कपड़े बनाओ, धागा बनाओ और अपने कपड़े पहनो, इनका सामान मत खरीदो। कोई अगर ऐसी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट है,
तो तुम देखो ऐसी सिचुएशन में ये करो कि उसको खुद स्वयं निर्मित बनवाओ, कि अगर ऐसी चीज़ है जो तुम्हें नहीं मिल पा रही और अंग्रेजों से खरीदनी पड़ी, तो उसको तुम देखो क्या चीज़ है, उसको स्वयं निर्मित करो, खुद बनाओ, उसकी मिल लगाओ। ठीक है। गांधी जी कहते हैं कि वह पीड़ित प्रेम की अभिव्यक्ति है। ये क्या है? पीड़ित प्रेम की अभिव्यक्ति है। वे अहिंसात्मक असहयोग सत्याग्रह का विरोधी का सत्य एवं न्याय के लिए सहयोग प्राप्त करने के माध्यम मानते हैं। अब ये क्या, जो तुम्हारा विरोधी है ना, उससे अहिंसात्मक रूप से लड़ो और उसके मन में ना सत्य व न्याय की भावना जगा दो। इनके मन में ये था, बोलते थे ना, इनका डायलॉग है फेमस वाला कि कोई एक गाल पे चांटा मारो तो दूसरे पे आगे कर दो, है ना। अब ये सुनने में तो हमारा बड़ा अजीब सा लगता है, भाई ये क्या बात हुई, कोई हमारे एक चांटा मारेगा हम तो उसके 4 चांटे मार देंगे, है ना। लॉजिक तो यही जाता है, बच्चों का दिमाग में यही आता है कि हम क्यों पिटेंगे, हम तो मारेंगे। लेकिन ये बोल रहे थे कि उसको मारने से फायदा क्या होगा, वो रिप्लाई में तुम्हें मारेगा, तो उसने 1 मारा, तुमने 4 मारे, फिर वो 8 मारेगा, ऐसे लड़ाई बढ़ती जाएगी, क्या फायदा होगा। मेन मकसद यह उसके दिल में यह भावना जताना कि तू गलत है। और ये कैसे किया जा सकता है, तुम वो वाली मूवी नहीं थी एमबीबीएस वाली, मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें था ना कि तुम्हें मारना नहीं है। एक बंदा आके वो रोज गुटखा खा के वो पान की पीक फेंकता था, तो उसने एक दिन धो दिया, अगले दिन उसने फिर फेंकी, उसने अगले दिन फिर धो दिया, फिर 3rd डे 4th डे, फिर एक दिन क्या हुआ, उसको खुद को ऐसे सेल्फ वो गिल्ट हो गया कि यार वो बंदा रोज मेरी पीक साफ कर रहा है, ऐसे खुद को ही गिल्ट फील हो गया कि यार मैं क्या करूँ। फिर उसने एंड में क्या किया, उसने नहीं किया। लास्ट में क्या होगा, उसके मन का, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो जो गांधी जी वाली आइडियोलॉजी है ना, कि उस बंदे के मन में प्रेम न्याय वाली भावना हम जगा देंगे, उसके लिए बस क्या, थोड़ा सा कष्ट होगा, हमें पिटना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये था ना, काफ़ी इन्होंने अत्याचार सहा है, क्योंकि जो अंग्रेज थे ये तो थे ही गंदे, ये बुरी तरह व्यवहार करते थे। वे अहिंसात्मक असहयोग सत्याग्रह को विरोधी का सत्य व अच्छा ये लाइन हो गई। असहयोग की बुनियादी धारणा यह है कि अन्यायी शोषक का सहयोग मिलने पर ही अपने शोषक कार्य में सफल हो जा सकता है। जो भी शोषक करता है ना, वो अपने कार्य में तब सफल होगा जब हम उसे सपोर्ट देंगे। अगर हम सहयोग बंद कर देना, वो उसका कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा, हमें सहयोग बंद करना पड़ेगा पहले। यदि शोषक अन्यायी को सहयोग देना बंद कर दे, वह उसके साथ असहयोग का उत्तर आए, तो शोषक के कदम लड़खड़ा जाएंगे। ये वही बात बोल रहे हैं, हमने अगर असहयोग कर दिया ना, जो वो हमारे साथ गलत कर रहा है उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठा दी कि तुम गलत हो, प्लस हम उसका असहयोग कर दे, हम उसका सपोर्ट करना बंद कर दे, उसके कदम लड़खड़ा जाएंगे। गांधी जी के अनुसार मुट्ठी अंग्रेज भारत में क्या लिखा है, मुट्ठी अंग्रेज भारत पर अपना कब्जा इसलिए, मुट्ठी भर अंग्रेज ये लिखा होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे बेटा, हो जाती है कभी कभी। ये मुट्ठी भर अंग्रेज जो है ना, थोड़े से अंग्रेज हम पे कब्जा कैसे कर रहे हैं, अपना कब्जा इसलिए कायम रख पा रहे हैं क्योंकि उनके भारतीयों के सहयोग प्राप्त है, भारत वाले ही तो सहयोग कर रहे हैं। एक बात बताओ, इतनी बड़ी जनसंख्या पे आके थोड़े से लोगों ने कब्जा कर कैसे लिया, कैसे किया उन्होंने, उनकी स्ट्रैटेजी थी, डिवाइड एंड रूल वाली स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने क्या की थी, सारे लोगों को अलग अलग कर दो, इनका ग्रुप मत बनने दो। टीचर करती है ना क्लास में कि सारे बच्चे अगर एक हो गए तो हमारे खिलाफ हो जाएंगे, वैसे इनके अंग्रेजों की आइडियोलॉजी थी कि ये अगर एक हो गए तो हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो पहले तो हिंदू मुस्लिम वाले इन्होंने आग लगवाई कि हिंदू वाले अलग मुस्लिम वाले अलग, कि सिर्फ अपने अपने वाले को तुम वोट दोगे, ऐसे इन्होंने पृथक करो और राज करो की नीति बनाई, सारे इनको अलग करते गए। जहाँ पे ज़्यादा वो होता जा रहा था, ज़्यादा ही क्रांतिकारी पैदा हो रहे थे, उस एरिया को हटा देते थे कि ये भारत का हिस्सा ही नहीं है। बंगाल विभाजन वाला टॉपिक आएगा ना, भी आगे कराऊंगी वो टॉपिक, कि बंगाल विभाजन में इन्होंने क्या किया था। बंगाल की आबादी ज़्यादा थी, प्लस वहाँ पे क्या था, बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी थे, सबसे ज़्यादा अगर हंगामा उठ रहा था वहीं उठ रहा था बंगाल में, तो उन्होंने क्या करा, बंगाल को हटा दिया, बंगाल को भारत से विभाजन कर दिया, ये बोल के कि बंगाल की आबादी ज़्यादा है, वो हम संभाल नहीं पाएंगे, उसको अलग कर रहे हैं। और असली कारण क्या था कि वो विरोध में खतरनाक तरीके से विरोध कर रहे थे इनका, अंग्रेजों का। तो ये इसको यही बोल रहा है कि हमें इनका सहयोग सपोर्ट जो है वो बंद करना पड़ेगा। इन्होंने इसलिए ये हम पे कब्जा कर पा रहे हैं क्योंकि हमने इनका सहयोग कर रखा है, कि ये जो चीज़ें दे रहे हैं हम खरीद रहे हैं मुंह बंद करके, जो ये लगान मांग रहे हैं हम दे रहे हैं मुंह बंद करके, किसी प्रकार से हम कुछ नहीं कर रहे, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे, कोई एक नहीं हो रहे, हम एकता नहीं है हमारे बीच में। ये जो चाह रहे हैं हम उसका सहयोग कर रहे हैं, ये चाहते हैं हम अलग हो जाए, हम अलग हुए पड़े हैं। इनका ये था ना, पृथक करो राज करो की नीति, हम इसका सपोर्ट में थे ना, इनके हिसाब से हम चल रहे थे, इसलिए इतने 200 साल तक इन्होंने हम पे कब्जा कर लिया। इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी का पहला बड़ा अहिंसात्मक जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। सबसे बड़ा अगर जन आंदोलन क्या था,
असहयोग, कि हम आपका सपोर्ट नहीं करते। डिसओबीडेंट मूवमेंट था ना वो। ठीक है बेटा, पूरा समझा दिया। अगर अब भी कोई चीज़ ना समझ आए, कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टा की आईडी दी हुई, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। और ये सारी आईडीज़ वगैरह, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी उसी तरीके का, उससे मिलता जुलता ही, कुछ इसमें खास नहीं है। इसमें क्या है, गांधी जी के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में नागरिक को यह कर्तव्य है कि सरकार के आदेश का पालन करे। सामान्य परिस्थिति क्या होती है बेटा? नॉर्मल सिचुएशन, जैसा हमारा देश अभी है। नॉर्मल सिचुएशन में जो सरकार कह रही है वो माने, क्योंकि हमारा लोकतंत्र है। लेकिन असामान्य स्थिति जब आ जाती है ना कि सरकार गलत कर रही है, तो देखो आवाज़ उठानी जरूरी है। साथ ही सरकार का कर्तव्य को और जनता की भावनाओं का आदर करे। ठीक है, ये बोल रहा है कि सरकार जो भी बोल रही है उसका मानो, अगर सामान्य स्थिति है तो, अगर अच्छी सिचुएशन है तब। परंतु यदि सरकार जनता की भावना की उपेक्षा करती है, सरकार जनता की भावना के अपोजिट चल रही है, कि इंसान को इंसान ही नहीं समझ रही, जानवरों की तरह ट्रीट कर रही है, तथा जनमत को दबाने के लिए अनुचित तथा अनैतिक साधनों का प्रयोग करिए, मतलब गलत गलत कानून बना रही है। सारे A to Z इन्होंने जो कानून बनाए थे ना अंग्रेजों ने, ये डिवाइड अप वाले ही थे, कि इनको डिवाइड कर दो, इनकी शिक्षा जीरो कर दो। हम लोग पहले से ही पढ़े लिखे थे, हमारे यहाँ पे शिक्षा बहुत अच्छी थी, सारे गुरुकुल वगैरह खुले हुए थे, सब कुछ था। इन अंग्रेजों ने आके सबसे पहले तो शिक्षा बंद करी हमारी, फिर इन्होंने हमें ये कहना शुरू कर दिया ये तो अनपढ़ लोग हैं। गांधी जी ने ये वाली बात गोलमेज सम्मेलन में बोली है कि हम अनपढ़ नहीं थे, हमारे पास शिक्षा थी, तुमने हमारी शिक्षा आगे बंद करी, बैन करे गुरुकुल वगैरह, और अब तुम हमें अनपढ़ बता रहे हो, तुमसे ज़्यादा शिक्षा थी हमारे पास। ये वाली बात पूरी इन्होंने बोली भी है, इनके वर्ड्स हैं ये गांधी जी के। तो नागरिकों को यह कर्तव्य हो जाता है कि वे ऐसे सरकार का साथ असहयोग करें, कि अगर गलत सरकार है तो उसका तुम असहयोग करो। सविनय अवज्ञा सत्याग्रह आंदोलन का अंतिम समय में किया जाता है। ये क्या है, जो ये होता है ना कि तो हम तुम्हारा को बिल्कुल पक्ष में नहीं है, ये लास्ट में किया जाता है। अन्य पद्धतियों का प्रयोग में असफल हो जाती है, कि जो भी तुम्हारी सारी ट्रिक्स है, मेथड्स है, अगर सब असफल हो जाए तो फिर तुम इस पे आओगे। गांधी जी ने इस पद्धति को क्या है, सशक्त क्रांति का पूर्ण प्रभावित और रक्तहीन स्थानापन्न कहा है। रक्तहीन क्या, रक्त नहीं होगा बहेगा, बिना वायलेंस के किया जाने वाला। ठीक है, वे सविनय अवज्ञा की असहयोग का सर्वाधिक उग्र व प्रभावी पद्धति मानते हैं। इसको क्या बोल रहे हैं, ये लास्ट वाली को सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा, मोस्ट हाईली उग्र बोल रहे हैं इसको, जिसमें क्या है, तुम जीरो कर दोगे उनका, उनकी कोई बात नहीं मानोगे, वो जो बोलेंगे उसका अपोजिट करोगे। जैसे वो था जेल भरो आंदोलन वाला, लोग जो थे ना हमारे आके डरते थे, क्योंकि देखो अगर इनके खिलाफ कुछ भी बोला तो ये जेल में बंद कर देंगे। जैसे भगत सिंह को फांसी दे दी गई, वैसे फांसी दे दी गई। भगत सिंह जो थे वो शहीद आजम, वो एक ही थे, उनका जैसा कोई और हो नहीं सकता कि इतनी कम उम्र में, 21-22 साल की उम्र में कोई अपनी जान दे दे। ठीक है, उनके जैसा इतनी गरज जो थी उनकी, जो इतनी जो उनका वो था, वो हर इंसान में तो नहीं होता ना। देखो बेटा, तो लोग डरते थे कि अगर कुछ इनके खिलाफ बोला तो ये जेल में डाल देंगे। तो इन्होंने, गांधी जी ने जेल भरो का आंदोलन ही स्टार्ट कर दिया, कि जेल भरो। इसमें क्या करते थे, जितने लोग जेल में जाएंगे ना उनका उतना सामान बढ़ेगा। अब क्या था, जेल देखो बेटा कितने होंगे, एक एरिया में कितने जेल होंगे, 2 से 3 जेलों की संख्या कितनी है, उनमें जेलर में लोगों को बंद करने की संख्या कितनी है, उस आधार पे इन्होंने क्या किया, लोगों ने जेलों पे अटैक कर दिया, सारे जेलों के बाहर वो कर रहे हैं, हल्ला मचा दिया। अब ये क्या करेंगे, उनको जेल में भरेंगे, जेल भर गए, पूरे खत्म हो गए, जेल में स्पेस ही नहीं है, कहाँ लोगों को और भरेंगे। तो ये बहुत इन्होंने पूरा वो कर दिया था, लोगों के मन में जो डर था ना जेल में जाने का, उसको खत्म कर दिया, कि जो जितनी बार जेल जाएगा उसकी उतनी बार उतनी उसकी क्या कहते हैं, सम्मान बढ़ेगा। लोग भाई खुश होने लगे कि सही है, और वो परेशान कि अब हम करें क्या, इतनी बड़ी इनकी जनसंख्या, सारे भर भर के जेलों के ऊपर अटैक करें, इनको कितनों को जेल में भरें और संभालेंगे कैसे। एक जेल में मान लो तुम चाहे बड़ा से बड़ा कमरा हो, 20-25-30-40 लोग भर दोगे, और लाखों की संख्या में लोग आ रहे, तो फिर तो भाई जो जेलर है वो भागेगा पहले, कि हमला तो मुझ पे ही करेंगे। किसी के भी पैर कांप जाए ऐसी सिचुएशन में कि अब करे क्या। तो ऐसे ही इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत सारी, जितने भी आंदोलन आएंगे ना ये इसमें आएंगे कि हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं करते, असहयोग में आएंगे। इसलिए उनका मानना था कि सविनय अवज्ञा का उपयोग आम नागरिकों के बजाय कुछ चुने हुए विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग गांधी जी द्वारा 1960 में किया गया, कि तुम जो भी कहोगे हम उसका बात तुम्हारी नहीं मानेंगे। सविनय अवज्ञा, हम तुम्हारी बात नहीं मानते।
नेक्स्ट क्या बेटा, आत्मपीड़न द्वारा विरोध का जीत। आप देखो ये है वो वाला टॉपिक कि एक गाल पे चांटा पड़ेगा, दूसरा गाल आगे कर दो, फिर वो दूसरे मार दे, तीसरा दोबारा वापस अपना मुंह इस तरफ कर दो, फिर इस तरफ कर दो, वो मारता रहेगा। फिर क्या होगा, एक टाइम आएगा उसको खुद ही दुख हो जाएगा यार कि मैं क्यों मार रहा हूँ इसको, छोड़ो। मारते मारते थक जाएगा, कब तक मारेगा वो। ये वाली वो है कि तुम्हें ना आत्मपीड़न अपने आप पे सहना पड़ेगा, दुख तुम्हें सहना पड़ेगा, पिटना तुम्हें पड़ेगा सामने वाले के मन में सत्य की भावना जगाने के लिए। ये वाला टॉपिक है इनका, ये इनका सत्याग्रह का आधार था। आत्मपीड़न द्वारा विरोधी को जीतना, विरोधियों को जीतना। गांधी जी सत्याग्रह को आत्मपीड़न का नियम तथा सत्य के प्राप्त के लिए माध्यम मानते थे कि तुम्हें पिटना पड़ेगा, तुम्हें सहना तो पड़ेगा। अगर तुम किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हो, वो बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है, उसके आगे तुम्हें लड़ना तो उसके मन में सत्य की भावना जगाने के लिए तुम्हें सहना तो पड़ेगा। वे कहते थे कि इसमें प्रतिवादी की मन परिवर्तन आएगा। सामने वाला जो बंदा तुम्हारा, जो अंग्रेज है, उसके मन में परिवर्तन आएगा और उनको अपनी गलती पर पछतावा होगा। ठीक है, वो मैंने समझाया था ना MBBS वाला, मुन्ना भाई MBBS मूवी में था जो, कि कोई एक बंदा कुछ गलत कर रहा है तो उसे कुछ मत बोलो, उसकी चीज़ ठीक कर दो। वो अगले दिन फिर गलत करेगा, उसकी चीज़ फिर ठीक कर दो। 10 दिन तक करेगा, 20 दिन तक करेगा, एक दिन तो ऐसा आएगा कि उसको सेल्फ रिग्रेट हो जाएगा कि यार मैं गलत कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं तो उसके मन में वाली बात आएगी ना कि यार वो भी तो इंसान है, वो कब तक ऐसे करता रहेगा, मैं गलत हूँ। उसके मन में वाली फीलिंग कुछ समय बाद आ जाएगी। बस उसके लिए क्या, तुम्हें थोड़ा सा सहना पड़ेगा। आत्मपीड़न वाला ये था ना, जो एक गाल पे चाटा पड़े तो दूसरा कर लो आगे, वो वाला। अनशन, अनशन सभी को पता है, अनशन वाला टॉपिक सबको पता, आसान है। अनशन करते हैं ना लोग कि हम अनशन पे बैठे हुए हैं, तुमने हमारी बात कैसे नहीं मानी, हम सारे मिलके ग्रुप बना के सत्याग्रह अनशन करेंगे। सत्याग्रह का एक अन्य प्रकार अनशन भी है। ठीक है, अलग अलग उस टाइम बहुत अनशन होते थे, बहुत भूख हड़ताल चल रही है, चक्का जाम चल रहा है, फास्टिंग कर रहे हैं लोग, बहुत ये होता था उस टाइम पे, फ्रीक्वेंट था, मतलब आम बात थी ये तो। अनशन पर थे। गांधी जी का बहुत अधिक उग्र अस्त्र मानते थे, इसको सबसे ज़्यादा वो मानते थे उग्र अस्त्र, कि ये एक बड़ा टॉपिक है और इसका उपयोग बहुत ही संयम से करने का सुझाव देते थे। कि ना मतलब ऐसे नहीं कि तुम किसी भी बात पे अनशन कर रहे हो, कि तुम सोच समझ के एक पूरा देख के स्ट्रैटेजी बना के फिर करो अनशन। ठीक है, सुझाव देते थे कि सोच समझ के करो अनशन। अनशन का तात्पर्य है, अनशन को बता रहे हैं, अनशन का मतलब क्या है कि जिसके विद्रोह सत्याग्रह किया जाता है, इसके विरुद्ध जन निंदा का प्रयोजन करते हैं। जनता इकट्ठी की जाएगी, उसका क्या की जाएगी, जन निंदा का प्रयोजन का कर अपनी बात को कहना तथा न्याय की मांग करना। मतलब भीड़ इकट्ठी करना, एक बड़ा से ग्रुप बनवा देना, पूरा अनशन करना, क्या तुम्हारी बात है उसको रखना, लोगों तक बात अपनी पहुंचाना। विदेशी वस्त्रों, विदेशी कपड़े, वस्त्र और शराब की दुकानों के आगे धरना रख कर इस वस्तुओं को दोषों को बताना। जैसे विदेशी वस्त्र है, देखो अगर हम उनके वस्त्र खरीदते तो हमारा लॉस ही है, क्योंकि फ़ायदा तो उनको होगा। तो ये कि उनके जितने भी दुकानें, विदेशी वस्त्रों के जितने भी स्टोर्स हैं, उनके पास जाके धरना दो। ठीक है, उनके पास जाके धरना दो, उनके बताओ कि इससे क्या नुकसान हो रहा है, तुम्हारे देश का कितना नुकसान हो रहा है। शराब की दुकानें, होता है ना इंग्लिश दारू पीते हैं लोग, आज अंग्रेजी पियेंगे, इंग्लिश वाली पियेंगे, विस्की पियेंगे, वो सब भाई प्रॉफिट सारा उनको जा रहा है, तुम्हारा शरीर खराब हो रहा है। तो ये सोचो तुम पी के आ रहे हो, तुम्हारा शारीरिक मानसिक हर प्रकार से, तुम शराब पी के देखो, होश में तो रहोगे नहीं, घर में लड़ाई कर रहे हो, समाज में बेकार पूरी सिचुएशन खराब करो शराब पी के। तो ये कि इनके दुष्प्रभाव को बताना, इनकी दुकानों के आगे जाके हड़ताल कर देना, अनशन कर देना, बैठ के उनकी बात बताना, उनकी निंदा करना, बतलाकर उन्हें बंद करवाना। ठीक है, बंद करने या बहिष्कार करने की सलाह देना। बंद कर दो तुम, अगर वो अपनी दुकान बंद नहीं करे तो तुम उनसे खरीदना बंद कर दो ना, बहिष्कार कर दो, बॉयकॉट कर दो। सबसे बड़ा ये तो किया था ना, बहिष्कार करो उनकी वस्तुओं को, मत खरीदो, जीरो कर दो। करने की सलाह देना और भी अनशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, उस चीज़ को या तो बंद करवाओ, नहीं करवा सकते, नहीं करवा पा रहे तो बहिष्कार कर दो, खरीदो मत उसको। नेक्स्ट क्या है बेटा, हड़ताल। हड़ताल सभी को पता है बेटा, हड़ताल करते हैं ना कि बंद है, आज स्कूल कॉलेज बंद है, कॉलेजेस में चलती रहती है हड़ताल कि टीचर्स की पेमेंट नहीं आई, उन्होंने हड़ताल कर दी, हम नहीं पढ़ा रहे। इससे क्या होगा, नुकसान होगा पढ़ाई का, जब तक उनकी फीस नहीं वो नहीं पढ़ाएंगे, चक्का जाम कर देंगे। तो ये यही था हड़ताल वाला, कि जितने भी लोग हैं, ये सरकारी नौकरी जो तुम कर रहे हो, तुम अपनी नौकरियों पे जाना बंद कर दो।
इनका ये कहना था कि वकील जो है वो बंद कर दे, जितनी भी चीज़ें हैं सारे स्कूल कॉलेजेस वगैरह जो भी सरकारी नौकरी कर रहा है हड़ताल कर दो, जाओ ही मत, चक्का जाम हो जाएगा, वो परेशान होंगे, उनको सिचुएशन हैंडल करने में दिक्कत आएगी, असहयोग कर दो, ये भी उसी का वो है। ठीक है, सत्याग्रह का आधार। सत्याग्रह का एक अन्य पद्धति हड़ताल है। उसके अनुसार विरोध प्रकट करने के लिए हड़ताल की जाती है। ठीक है, जो भी तुम्हारा विरोध है उसको प्रकट करने में तुम हड़ताल करोगे, तुमने बंद कर दिया, जाम कर दिया। हड़ताल का अर्थ पूरी तरह से काम को रोकना, जो भी काम है उसको रोक दोगे तुम। रेल वाले हड़ताल कर देते ना, कि जैसे जो रेल चलाने वाले वर्कर्स होते हैं हड़ताल कर देते हैं, हम रेल चला ही नहीं रहे, काम क्या होगा, रुक जाएगा। स्कूल कॉलेजेस वाले हो गए, उनका काम रोक दिया, दुकानें वगैरह हो गई, उनका काम रोक दिया। मतलब कोई भी वह काम जो सरकार के उसमें आ रहा है उसको रोक दो, काम को रोक दो। हड़ताल का लक्ष्य नागरिक व शासकों का ध्यान अपनी उचित मांग की तरफ है। अब देखो हड़ताल होगी, हंगामा मचेगा कि भाई वो होगी ना, एक जो स्मूथ काम हो रहा है उसमें अड़चन आएगी, तो ये क्या होगा, ध्यान आकर्षित होगा, उनको वो होगा कि क्यों हड़ताल करें, क्या स्ट्राइक क्यों है, करते हैं ना हड़ताल, हंगर स्ट्राइक भी कर देते हैं कई बार, तो कि भूख हड़ताल कर देंगे, नेक्स्ट अभी आगे पढ़ेंगे उसका। परंतु गांधी जी का कथन है कि हड़ताल को इस्तेमाल हमेशा नहीं किया जाना चाहिए। ये नहीं कि हाँ तुम हर बात पर हड़ताल कर दो, फिर देखो उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी हड़ताल को, हद से ज़्यादा कोई एक चीज़ करते रहोगे तो उसकी वैल्यू खत्म होती चली जाती है। तो ये क्या कि किया जाना चाहिए, अन्यथा इसका नागरिकों और शासकों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर क्या होगा, नॉर्मल सी बात हो जाएगी, अगर तुम हर रोज ही हड़ताल पे बैठ रहे हो, हर रोज हड़ताल कर रहे हो, तो वो निष्क्रिय सी बात हो जाएगी। जब जरूरत है ना, जब खतरनाक स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे तुम अपनी आवाज उठा रहे हो तब करो हड़ताल। दूसरा दूसरा हड़ताल पूर्ण रूप से ऐच्छिक होनी चाहिए, अपनी मर्जी से करो, ये नहीं किसी के दबाव में आके करो। नागरिक व अन्य कर्मचारियों को काम को रोकने के लिए किसी अन्य प्रकार का दबाव नहीं देना चाहिए। दबाव ना डालो, ये ना हो कि देखो किसी को दुकान खोलनी है अपनी, उसको उसकी अब दुकान खोलनी है, उसे पैसों की ज़रूरत है, तुम ज़बरदस्ती उसकी दुकान मत बंद करवाओ। तुम्हारी मर्जी है, तुम हड़ताल करो तो ठीक है, किसी और की दुकान तो ना बंद कराओ, है ना, कि दुकान स्कूल कॉलेज वगैरह तुम बंद कर रहे हो। भाई अगर मान लो किसी बंदे को पैसे की नीड है, वो अपने सैलरी के लिए काम कर रहा है, उसे नीड है, वो नहीं करना चाह रहा बंद, तो उसे मत करने दो, ज़बरदस्ती मत करो, दबाव मत डालो। अपनी मर्जी से कोई आना चाह रहा है हड़ताल का हिस्सा बना तो ठीक है, ज़बरदस्ती वाली सिचुएशन ना करो। सिक्स क्या, समझौता। समझौता भी देखो एक अच्छा चीज़ है, समझौता तो बेस्ट है इसमें गांधी जी के हिसाब से, के हाथ मिला लो और हमारी बात तुम मान लो, हम समझौता कर लेते हैं, और ये मुझे लगता है बेस्ट होता है। कोई भी अगर लड़ाई की सिचुएशन चल रही है तो उसमें तुम कोशिश करो कि समझौता हो जाए। सारे देश अभी की सिचुएशन में यही करते हैं कि बैठ के टेबल पे बैठ के बातचीत कर लो। क्या कह रहे हैं, समझौता। गांधी जी ने एक और शंका व्यक्त की कि लीग लीग शीघ्र से शीघ्र अपनी मांगे पूरी, लिखनी लोगों का, कितनी टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है इस वाली वीडियो में, कितनी नहीं, दूसरी हुई है वैसे ये, कोई बात नहीं, हो जाती है, इंसान से गलती होती है। शीघ्र से शीघ्र लोग अपनी शीघ्र से शीघ्र पूरी करने के लिए, मांग अपनी पूरी करने के लिए सत्याग्रह कर बैठते हैं, और सत्याग्रह का उग्रतम रूप जैसे कि धरना व कर ना देना, कर मतलब टैक्सेस ना देना, कि हम नहीं दे रहे टैक्स, धरना, हम धरने में बैठ गए, हम टैक्स वगैरह नहीं देंगे, कर मीन्स टैक्स अपना लेते हैं। धरने में हिंसा का भी भाव रहता है, धरने में क्या होता है, थोड़ा सा होता है ना, इतनी भीड़ है, गुस्सा तो आ ही जाता है, हिंसा की एक भावना रहती है कि कहीं हिंसा ना हो जाए। ठीक है, इस प्रकार के धरने देने के पूर्व अधिकारी वर्ग को अपनी मांग मानने हेतु आग्रह करना चाहिए। उन्हें ये वाली बात समझाओ कि देखो जो हम कर रहे हैं ना उसको तुम मान जाओ, वरना हिंसा भी हो सकती है। एक तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना, समझौते का पूरा मौका देना कि हम हड़ताल नहीं करेंगे, हम तुम्हारे टैक्स वैक्स दे देंगे, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है, तुम्हारी बात मान लो, पहले एक बार उसको ये चीज़ बोल दो। अब क्या, उपवास क्या होता है बेटा, फास्टिंग, ये सबसे खतरनाक वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा गया था कि फास्ट करते करते उन्होंने अपनी प्राण त्याग दी। ठीक है, इसमें यही बोल रहे हैं, गांधी जी ने उपवास का भी एक महत्वपूर्ण सत्याग्रह का प्रकार बताया कि तुम्हें उपवास करना है। उपवास दो प्रकार के कार्य करता है। ठीक है, उपवास से क्या होगा, एक आत्मशुद्धि हो जाएगी, तुम भूखे पेट बैठे हुए हो, उपवास में बैठे हुए तुम क्या कर रहे हो, शोषकों के खिलाफ कर रहे हो, तो उसमें आत्मा की शुद्धि होगी, दूसरे शोषकों के ऊपर नैतिक दबाव पड़ेगा। देखो अगर कोई बंदा भूखा बैठा है और कुछ मांग रहा है तो तुम्हारे मन में एक थोड़ी तो वो एक भावना आएगी नैतिकता वाली कि यार मान लेते हैं इनकी बात भी, जिससे वह अन्याय छोड़ देंगे।
क्या करेंगे, जिससे क्या होगा, उनके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना कि इतने लोग भूखे बैठे हुए हैं, अगर ये मरते हैं तो इनकी मौत का कारण हम पे आएगा, हमारी थू थू होगी, लोग क्या सोचेंगे, है ना। वैसे ये कि अंग्रेज बहुत ज़्यादा कठोर थे, उन पे तो किस इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता नहीं था ज़्यादा, वो बहुत ही वो थे गलत। वो एंड में गए कब थे, जब वहाँ से हिटलर ने उनकी करी थी ना हालत ख़राब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब उनकी खुद की हालत ख़राब हुई थी, वो 2 देश नहीं संभाल पा रहे थे कि हम यहाँ पे अपना उपनिवेश कैसे चलाएं, और वहाँ पे हमला हुआ है, तो हो गए थे जब वो पूरी तरह से कमज़ोर हुए थे। इन सब चीज़ों का तो उन पर कम ही फ़र्क पड़ता था। ये मान लो 50% मान लो 50% उन पर असर पड़ता होगा कि अगर वो लोग भूखे बैठे हो तो उनके मन में वाली भावना आएगी और वो शोषण करना छोड़ देंगे। वैसे होता है फ़र्क, कोई अगर नॉर्मल इंसान हो, जैसे आज की सरकारें ले लो, अगर कोई इंसान भूखा बैठा और उसकी मृत्यु हो जाए तो हल्ला मच जाएगा इस बात पे कि इन्होंने इनकी बात नहीं मानी, उसने भूख हड़ताल में अपनी जान दे दी, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी और बात उन्हें माननी पड़ेगी। ठीक है, ये उस आधार पर नैतिकता को देखते हुए कि तुम भूखे बैठ के अपनी मांग मनवा रहे हो, उसके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हो कि भाई हमारी बात मान ले, हम सीरियस हैं। अब ये देखो, ये नया वर्ड है, ये पुरानी चीज़ है, नॉर्मल है। बहिष्कार आपको पता है, हम कर चुके हैं कि किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करना, वो जो भी चीज़ें बना रहे हैं उसका बहिष्कार कर दो, बॉयकॉट कर दो। बहिष्कार इस बॉयकॉट, त्यागना, बहिष्कार करना। बहिष्कार सामूहिक व्यक्तिगत दोनों तरीके से हो सकता है, पूरा ग्रुप मिलकर वो कर दो बहिष्कार के हम इनका सामान नहीं खरीदेंगे, चाहे कुछ हो जाए, हमें इनका सामान नहीं करेंगे। बहिष्कार हर चीज़ का, सिर्फ सामान का नहीं, इनके कानून वगैरह का, इनके टैक्स वगैरह का, जो भी चाह रहे हैं सब कुछ बैन करो। अब ये नई चीज़ है, ये हिजरत, ये लास्ट पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। इसमें क्या बता रहे हैं ये गांधी जी, हिजरत वर्ड का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, शिफ्ट करना, कि तुम यहाँ हो, यहाँ से तुम यहाँ चले जाओ। क्यों बेटा, क्योंकि देखो ये एक जगह पे हम रह रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास बहुत शोषण हो रहा है, हम दुखी हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, तो यार जगह शिफ्ट कर लो, है ना। मान लो यहाँ के अधिकारी इतने गंदे हैं, मतलब तुम्हें जीने नहीं दे रहे, तो क्या पता यहाँ के अधिकारी थोड़े अच्छे हों, है ना। एक जगह से दूसरी जगह चलो जाओ, वहाँ की स्थिति थोड़ी अच्छी होंगी। तो हिजरत में क्या है, यही है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने को ये कह रहे हैं। गांधी जी द्वारा समर्पित सत्याग्रह का एक अन्य माध्यम हिजरत भी था, हिजरत भी था उस समय का। इसमें क्या कहता है, हिजरत का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी स्थानीय निवास स्थल छोड़कर चला जाए, जो उसका स्थानीय, जहाँ वो रह रहा है, निवास स्थल जो अपनी इच्छा से छोड़कर चला जाए, कोई दबाव नहीं है कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा, अपनी मर्जी से तुम छोड़ दो जगह को। गांधी जी ने हिजरत का प्रयोग उन लोगों के लिए बताया जो यह अनुभव करते हैं कि उनको कुचला तथा दबाया जा रहा है, मतलब बहुत बुरी सिचुएशन में है ना जो बंदा, कि हमारे साथ मतलब इससे ज़्यादा गलत नहीं हो रहा, उनको ये वाली बात बोलो कि तुम जगह ही छोड़ दो, शिफ्ट कर लो यार, तथा उस स्थान पर अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकते, उस जगह पे तुम नहीं रह सकते, सम्मान तुम्हारा जीरो हो गया, क्योंकि उनकी शक्ति का अभाव है, उनके पास पावर नहीं है, शक्ति तो कहाँ ही है, लोगों के पास उस वक्त शक्ति कहाँ थी, जीरो पावर थी। तो यह स्पष्ट करना जरूरी ही नहीं महत्वपूर्ण है, क्या है ये जरूरी नहीं महत्वपूर्ण है कि तुम शिफ्ट कर लो, कि गांधी जी ने केवल आंतरिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों द्वारा आक्रमण की स्थिति में भी सत्याग्रह का उपयोग किया जा सकता है। देखो ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं कि तुम एक जगह से दूसरी जगह करो, लेकिन अगर तुम मान लो तुम्हारे देश पे किसी ने आक्रमण कर दिया, तो तुम फंस गए हो बहुत बुरी सिचुएशन में, तब तुम क्या करोगे, हिजरत तो करोगे, एक जगह से दूसरी जगह जाओगे। इस प्रकार सत्याग्रह का संबंध विभिन्न विद्वानों का विभिन्न प्रकार से अलग अलग है। ठीक है, ये वाले टॉपिक समझ आ गया बेटा, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, क्यों करना, तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है, तुम लड़ नहीं सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर तुम कब तक सहते रहोगे, है ना। तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है कि मतलब दयनीय स्थिति में तुम रह रहे हो, तो तुम्हारा बेस्ट ये है कि उस जगह को तुम छोड़ दो, अगली जगह चले जाओ, क्या पता हमारी सिचुएशन उससे अच्छी हो, है ना। फाइनली चैप्टर 2 खत्म हो गया, थोड़ा सा बड़ा था चैप्टर ये, क्योंकि सत्याग्रह सारे सब टॉपिक आ गए ना इसमें, सारे आंदोलन वगैरह इसमें आ गए, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा बड़ा हो गया। 2 पार्ट में चलेगी वीडियो, पहला वाला पार्ट जरूर देख लीजिएगा बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो सब अच्छी आई हो, अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक भी कर दो, कमेंट कर दिखे जाना अच्छा सा एक, और अपने दोस्तों को वीडियो भेज दो ताकि वीडियो पढ़ लें। बेस्ट ऑफ लक।